जी सर। बोल डॉक्टर बुरान सर, जी। स्टेटमेंट कर दीजिए, फिर हम सवाल पूछेंगे। पहले आपकी बात। नमस्कार, मैं संपूर्ण हमारा जितना भी आए पत्रकार भाई हो, बंधु हैं, उपस्थित हुए हैं, सबको नमस्कार और हार्दिक शुभकामना दे देता हूँ। आज हमारे देश में, नेपाल में जो परिस्थिति हुआ है और जो परिस्थिति चल रहा है, ये पिछला विगत 2008 से लेके आज 2025 चल रहा है। इस बीच में इस तरीके का परिस्थिति उत्पादन कर दिया गया है जो बहुत बड़ा निंदनीय है और देश के जनता को न्याय नहीं है और देश के युवा को प्रचलित होने का, काबू रखने का जगह नहीं है, जिसके चलते आज 19 लाख युवा देश से बाहर जाना पड़ रहा है। ये किसका चलते हुआ? ये माओइस्ट आतंकवाद सरकार के चलते हुआ। इसी तरीका से आज अंतरराष्ट्रीय यूएसए को सबसे बड़ा एक पावर शक्ति माना जाता है, जिसका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी, उन्होंने स्वयं कहा है, आप लोग अवगत होगा, हो रहा होगा और देखे भी होंगे आप लोग और अवगत जानते भी होंगे इस बारे में कि नेपाल का नेता जो है ठग है और नेपाल में पार्टी नहीं है, कंपनी है। ये सबसे बड़ा मुद्दा और देश के लिए सबसे बड़ा इशू बन के उभर रहा है, उसको भी एक मद्देनजर। और दूसरा मद्देनजर आज चर्चा पे देखिए, करप्शन में हाईएस्ट करप्शन आज 100 रुपये, 100 रुपया आता है तो 95 रुपया का भ्रष्टाचार होती है। 5 रुपया जो बचता है वो एक विशेष प्रशासन में रहता है, समग्र सबका मिला के प्रशासन में रहता है। तो इसका मतलब कितनी बड़ी एक आरोप इनके प्रति है। और 3 नंबर में आज एक एमसीसी नेपाल में लाद दिया गया है, वो केवल मात्र एक विकल्प था नेपाल को ईसाई धर्म से लादने की। कम्युनिस्ट इसका समर्थन कर रहा है, माओइस्ट आतंकवाद इसका समर्थन कर रहा है, मधेसी फोरम इसका समर्थन, कांग्रेस सबसे बड़ा सेक्रेट साइलेंट किलर है कांग्रेस। वो साइलेंट किलर के तरह वो पीछे से समर्थन करता है, आगे बोलता है मैं हमें हिंदू को समर्थन करते। इसका मतलब कुल मिला के हिंदू के ऊपर षड्यंत्र, हिंदू के ऊपर भ्रष्टाचार और हिंदू को ही बर्बादी और हिंदू के धर्म परिवर्तन कराने में ये लोग सब सक्षम है। और एक मुद्दा सामने में आ रहा है, आप देखिए नेपाल एक गांव है मुक्तिनाथ के पास, दामोदर कुंड के पास, एक 11 गांव 3 करोड़ में बेच दिया, वो चाइना को हस्तांतरण कर दिया और जनता हुआ के चाइना की तरफ चला गया। इनको थोड़ा भी ये नहीं है और बोलता है हम देश में विकास के लिए आए, देश में युवा के लिए आए, प्रचार के लिए आए, देश में हम जीडीपी अर्थ के लिए आए। ये कुछ किसी के लिए, इनके पास 4 तंत्र है। एक तंत्र लूट तंत्र, दूसरा तंत्र हत्या तंत्र, तीसरा बलात्कार तंत्र और चौथा देश को खत्म करने का तंत्र। और नेपाल को नाम, और सबसे बड़ी मुद्दा है नेपाल एक सांस्कृतिक नाम है, उसको मिटाकर यूरोपियन डिजाइन नाम ऑलरेडी तय करके लोग लाया गया है और उसका तय करने वाला रवि लामछने है। सबसे बड़ा आतंकवाद, सबसे बड़ा भुदाबाज, सबसे बड़ा ठग अंतरराष्ट्रीय। अमेरिका को ठग के यहाँ आ सकता है तो नेपाल को बेचने में तो उसको 2 मिनट नहीं लगेगा। और जहां ये न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय का उसमें आप सुनाई हो रहा है, उसको धमकी दे रहा है कि तुम अगर मेरा पक्ष में नहीं करो तेरा हत्या किया जाएगा। यही रवि लामछने का अगुवाई में ये सब हो रहा है राष्ट्रीय परिषद में। इसलिए इसका चलते आज पुनः जनता तरस रही है नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित करे, 1 नंबर। 2 नंबर राष्ट्रपति का अगुवाई में राष्ट्रपति पुनः स्थापना हो देश में। और तीसरा हिंदू राष्ट्र के जरिए शांति का माहौल बने और जितना यहाँ में बाकी धर्मावलंबी कहां से आया पता नहीं, आतंकवाद कहां से आया पता नहीं, और इनके छानबीन हो। इस मुद्दा में हम बात करने जा रहे हैं और इस मुद्दा को हम अंतरराष्ट्रीय लेवल में हम ले चुके हैं, ऑलरेडी ले चुके हैं हमने यूएनओ में। अभी इसका भी चर्चा होगी, आज नहीं काल होगी। इसमें हम आप लोग का सहयोग और आप लोग का समर्थन और आप लोग का अपेक्षा मैं करता हूं कि आगे आइए, हमें पुनः हिंदू राष्ट्र करने में अभी जनता सड़क में है। और जब हिंदू राष्ट्र होगा 1 करोड़ युवा वहां में नौकरी लगाने का 45 डेज का हमारा टारगेट है। 45 दिन में हम 1 करोड़ का युवा करेंगे। भानसाद जो अभी 450% भानसाद लेके जनता को बर्बाद कर रहे हैं,
उनको जीरो करेंगे। और उसका देश में जीडीपी नहीं होगा तो हम कुछ नहीं कर सकते। जीडीपी की का भी हमारा बहुत बड़ा सोर्सेस है, उसको भी हम आगे बढ़ाएंगे। इसका और एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन और स्किल, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इसको हम इम्प्लीमेंट करते ही देश में सब कुछ हमारा लेवल में आ जाएगा और विकास का रफ्तार पकड़ेगा और युवा को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा और देश में अर्थ का भी समस्या नहीं रहेगा और एजुकेशन में आगे टेक्नोलॉजी अपग्रेड होगा। तो इसमें हम काम करने की जरूरत है। इसलिए आप लोग का समझ आया हूँ, आप लोग से निवेदन करता हूँ कि इसको आगे तक पहुंचाइए और आगे हम लोग काम करने की जरूरत है। देश में तरक्की का जरूरत है और अपने आप निर्भर, आत्मनिर्भर बोलता है उससे, इंडिपेंडेंट। जब आप लोग इंडिपेंडेंट हो गया, पिताजी से बाहर आए तो खुद इन सेल्फ इंडिपेंडेंट हो गया। तो ऐसे मैं भी हुआ हूँ, पिताजी से बाहर आके इंडिपेंडेंट हुआ। ऐसे ही देश को भी इंडिपेंडेंट कराना अति आवश्यक है। सब मिलके एक प्लेटफॉर्म में होकर हम लोग आगे बढ़ना पड़ेगा। एक से कोई कुछ नहीं हो सकता है। इसके लिए मैं सबसे समर्थन और हमारे आज हमारा प्रमुख अतिथि के तौर पे भोपाल सिंह चौधरी है, जिसने आज उत्तराखंड को बनाने में बहुत बड़ा क्रांतिकारी किया, आंदोलन किया और आगे आज उत्तराखंड के सामने में है। और अभी ये अन्ना हजारे के साथ गवर्नमेंट में बहुत नजदीक से है। और इन एडिशन आज किसान आंदोलन में भी ये किसान का मुद्दा लेके भी आगे बढ़ रहे हैं। और इन्हीं को का करने के लिए मैं उनको इनको निवेदन करता हूँ, आगे बोलिए। आप हमको नेपाल को पुनः हिंदू राष्ट्र करने में कैसा आप मदद कर सकते हैं, कैसा हमको उत्तराखंड से सपोर्ट हो सकते हैं, इसको भी हमारे पर जानना आवश्यक था। आप सभी पत्रकार साथियों का माइक 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 मैं सबसे पहले धन्यवाद करूंगा कि आज हमारे देश में हमारे नेपाली मूल के हमारे इंजीनियर विष्णु प्रसाद बराल जी ने एक भारत में बहुत अच्छी एक पहल की है कि नेपाल को बचाना होगा। क्योंकि जब से नेपाल में सत्तासीन हुई है तब से आप लोग देख रहे हैं कि नेपाल पूरे विश्व में एक आतंकवादियों का गढ़ बन चुका है और अन्य देश के लोग नेपाल में शरण लेकर और नेपाल के रास्ते इस हिंदुस्तान को भी खत्म करना चाहते हैं। और उसके लिए नेपाल को ही नहीं, भारत को बचाने के लिए भी, इंडिया को भी बचाने के लिए हमारे भाई विष्णु प्रसाद बराल जी ने बहुत अच्छी पहल की है। और मैं समझता हूं कि मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि नेपाल में जिस प्रकार से आतंकवादी आ रहे हैं और जिस प्रकार से आप देखो, हर टेलीविजन के अंदर देखो, समाचारों में देखो, पूरी जनता नेपाल में आज सड़कों पर है। उस तानाशाही को जो इस समय टेररिज्म की जो सरकार है, जो वहां पे कम्युनिस्ट, माओवादी, इस प्रकार के लोगों ने एक सरकार बनाई, इस सरकार को उखाड़ने के लिए जिस प्रकार से पूरे देश की जनता, नेपाल की जनता उनके साथ है, तो इसी प्रकार हिंदुस्तान के, हमारे देश के, भारत के लोगों को भी विष्णु प्रसाद जैसे लोगों का साथ देना चाहिए। और मैं हमारे जो विश्व के जगत गुरु शंकराचार्य है, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वही इस आवाज को भी उठा सकते हैं, वही हमारे सनातन धर्म को बचा सकते हैं। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी से हम आज, मेरी चर्चा हो भी रही थी विष्णु प्रसाद बराल जी से, कि हम उनके पास जाएंगे और उनको कहेंगे कि आप हमारे साथ में नेपाल चलिए, हिंदुत्व को बचाना है, हमें सनातन धर्म को बचाना है, हमें भारत ही नहीं, हमारा जो पड़ोसी हमारा भाई है नेपाल, हमने उस देश को भी बचाना है। आपको मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से मैं इस बात को यहाँ पर रखूंगा, क्योंकि मैं भी एक अभिमुक्तेश्वरानंद जी के साथ में जो उन्होंने परम धर्म संसद बनाई है उसमें एक सदस्य भी हूँ। और अन्ना हजारे की जो एक कोर कमेटी बनाई है 11 लोगों की पूरे भारत में, उसमें से मैं भी आप लोगों की सेवा से एक सदस्य उस टीम का हूँ। जो गैर राजनीतिक लोग हैं, हम चुनाव नहीं लड़ते, सामाजिक लोग हैं,
विष्णु प्रसाद जी भी एक सामाजिक व्यक्ति है और समाज के लिए हमेशा लड़ते रहे, इसलिए हम विष्णु प्रसाद जी का साथ देंगे इस मुहिम के अंदर। और पूरे देश की जनता, पूरे भारत की जनता विष्णु प्रसाद जी के साथ खड़ी है। स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद जी को लेके अति शीघ्र हम लोग नेपाल जाएंगे और वहां पर उसको पुनः फिर से नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद। संपूर्ण नमस्कार। क्योंकि आप एक अभिनेत्री हैं तो हमारी आपसे अनुरोध है कि नेपाल लैंग्वेज में आप लोग को समझ में तो नहीं आएगा पर मैं गा दूंगी, ठीक है। धन्यवाद। संपूर्ण मीडिया पत्रकार जो भी हैं यहाँ पे हमारे इस स्टेज में, संपूर्ण को नमस्कार। सर्वप्रथम तो डॉक्टर इंजीनियर विष्णु प्रसाद बराल जी, अंतर्राष्ट्रीय हमारा हिंदू नेतृत्व अध्यक्ष जी, वहां को हृदय से नमन। मैं क्या कहना चाहती हूँ आप लोग को, सर्वप्रथम तो जैसे हमारे नेपाल में अभी बहुत दिन हो गया, 4 दिन हो गया, मतलब जो हमारे नारा जुलूस चल रहा है, रोड में सड़क में बैठे हैं लोग, जनता पूरा सारे रोड में है, वो चल रहा है। गणतंत्रवादी जो है, आतंकवादी बोलो नवाज सर जी ने, आतंकवादी नहीं पर वो गणतंत्र बोलते हैं उसको नेपाली में, वो लोग ने बहुत खत्म कर लिया है नेपाल में। ऐसा लोग कोई भी नहीं है कि नेपाल में, नेपाल देश को बचाएं, नेपाल देश को अच्छा से रख के सजाएं, जनता को सुख दें। जैसे हमारे नेपाल में अभी 3 करोड़ नेपाली हैं, उसमें से भी 1 करोड़ नेपाली नहीं है नेपाल में। विदेश में है, भारत में है, भारत की कौन सी जगह में नहीं है नेपाली, सारे जगह में नेपाली पर। कोई बुजुर्ग लोग डेथ हो जाएंगे तो 3 दिन 4 दिन तक घर में लाश रखना पड़ता है, उसका बेटा घर में पहुंचे तब उसको दाह मट्टी संस्कार कर पाते हैं। ये हालत हो रखा है अभी। तो वो तो अलग बात है, किसी को रोजी रोटी नहीं है नेपाल में। सारे लोग लेके पड़े, 12 पास हो जाएगा तो विदेश जाएगा, क्या इंडिया घुसेगा, कुछ भी नहीं है रोजी रोटी। कल कारखाना जितना था 10-12 था पहले, जब राजा के पाला में था, वो सारा बंद हो गया। शुगर फैक्ट्री था, साबुन फैक्ट्री था, ऐसे चप्पल की फैक्ट्री था, सारा चीजें बंद हो गया। अभी कहीं से रोजी रोटी आने वाला रास्ता भी नहीं है। जो भी है थोड़ा सा, जैसे जनताओं के भंसार कट गया, कुछ भी कट गया, कहीं से आ जाएगा तो नेता के मुख में जाएगा, कहीं जनता के ऊपर लगानी नहीं लगेगा देश में। ये हो रखा है। गणतंत्र को आउट करके जैसे भी नारा जुलूस लेके जनता सारे रोड में आए हैं, हिंदू राष्ट्र सहित का हमें राजा चाहिए मेन। अभी कोई कुछ भी नहीं चाहिए, कोई नेता को रखना भी नहीं है। जैसे ये नारा जुलूस ने निकलेंगे ठीक है, नेता लोग नहीं निकलेंगे तो क्या करना पड़ेगा लास्ट में, आप लोग को भी बताती हूँ मैं। साधु संत महाराज इंडिया नेपाल से भी उड़ला के ले जाके सारा नेताओं को निकाल के, हाथ पकड़ के भी खींच के भी निकाल के हमने राजा लगा के गद्दी में रखना है। क्यों? नेपाली जनता को नेपाल में रह मिलेंगे, लोग खा पाएंगे। जो विदेश में है जनता, उनको भी नेपाल में, स्वदेश में आ जाओ, लौट के आना चाहिए, ये बोलना चाहती हूँ। अब ज्यादा तो नेता लोग के जैसे तो बात तो मैं नहीं कर पाती, एक गायिका हूँ, इतना राजनीति में मेरे को नहीं आता मेरे को इतना राजनीति में बात भी नहीं आता। कोई भी मेरा थोड़ा सा गलती हो गया बोलने में माफ कर लीजिए। गायिका के रूप में नेपाली में बोलती हूँ, हिंदी तो पर मुझे इतना नहीं आता, तो भी समझ में नहीं आएगा। भाई ना राष्ट्र शांति देने के गरे रहुला हजुर जनताले जेउने, नेपालमा कोही भएन राष्ट्र शान्ति दिने, के गरेर होला हजुर जनताले जिउने, के गरेर होला हजुर जनताले जिउने। नेपाल देश थियो नि हजुर धर्म संस्कार बचाएको, उनै थिए राजाले संस्कारलाई सजाएको। नेपाल देश थियो नि हजुर धर्म संस्कार बचाएको,
उनी थिए साँच्चै हजुर राजाले सजाको, के गरेर खाने होला हाम्रो देश नेपालमा। ठुलो सङ्कट आयो हजुर नेपालीको जीवनमा, के गरेर खाने होला हाम्रो देश नेपालमा। ठुलो सङ्कट आयो हजुर नेपालीको जीवनमा, ठुलो सङ्कट आयो हजुर नेपालीको जीवनमा। अब अभी नेपाल की यात्रा करके दिल्ली आए हैं, क्या सीन है वहाँ? सबैमा नमस्कार। आज नेपालबाट घुम्नको लागि यहाँ दिल्ली आउँदा पनि एउटा यस्तो अनौठो अनुभव मलाई लाग्यो, खुसी लाग्यो। हिन्दू राष्ट्रको बारेमा इन्डिया यहाँ भारतमा बसेर पनि नेपालका बारेमा र यहाँका पत्रकार लगायत यहाँका बुद्धिजीवी लगायत यहाँका सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनी बुवा आमा इष्टमित्र सबैले नेपालप्रति माया देखाएको देख्दा ज्यादै खुसी लागेको छ। यसको नेतृत्व मेरै भाइ विष्णु प्रसाद बरालले गरेको लाग्दा देख्दा अझै खुसी छु। किन भन्दा भाइको नेतृत्वमा हिन्दू राष्ट्रको पुनर्स्थापना नेपालमा जसरी पनि हुनुपर्छ, राजतन्त्र जसरी पनि लाग्नुपर्छ। नेपाली जनताले साह्रै दुःख पाए, नेपाली जनताले नेपाली नेताका कारणले दुःख पाए, तर त्यो दुःखको हरण हिन्दू राष्ट्र र राजतन्त्रको स्थापनाबाट मात्रै मुक्ति हुन्छ भन्ने उद्देश्यले भाइले जुन त्याग र तपस्या गरिरहनु भएको छ, यसका लागि मैले भाइलाई धेरै 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 धन्यवाद दिन चाहन्छु। र तपाईहरू पत्रकार मित्रहरूलाई पनि मैले यहाँबाट तपाईहरूको साथ र समर्थन नेपालको यहाँ नेपालबाट चलेको नभइकन नेपाल भारतबाट सञ्चालित छ, यो कुरा पनि प्रष्ट छ। नेपालको चाबी भारतमा छ, भारतले चाबी जता घुमाउँछ नेपालको चाबी त्यहीँ हुन्छ। यो कारणले गर्दाखेरि यहाँहरूको पनि नेपालमा हिन्दू राष्ट्र ल्याउनु, राजतन्त्र ल्याउनु अथवा अन्य विकासका कामहरू ल्याउनु, सहयोग गर्नु, नेपाललाई सञ्चालित गर्नमा कसरी के गर्दाखेरि नेपाललाई सञ्चालित हुन्छ, यहाँका पत्रकार, यहाँका राजनीतिज्ञ, यहाँका बौद्धिक व्यक्तित्व, यहाँहरूको पुरा समर्थन भयो भने नेपाल पनि भारत सँगसँगै जान सक्ने अवस्था थियो। तर केही नेताका कारणले गर्दा आज हामी जस्ता नेपालीहरू जस्तै हाम्रै छोरा छोरी विद्वान 12+ पढिसकेका केटाकेटी छोराछोरी अहिले विदेशीमा पर्नको कारण नेपाली नेताका गल्तीका कारणले गर्दाखेरि विदेशीमा परिरहेको छ। नेपालको बौद्धिक क्षेत्र जति सबै अहिले विदेशमा छ। नेपालको बौद्धिक क्षेत्र, नेपालको श्रम, नेपालको बुद्धि तागत जति अहिले विदेशीमा परेको छ। कारण नेपाली नेताका कारणले गर्दाखेरि, किनकि तिनलाई संरक्षण दिन सकेको छैन नेताहरूले। त्यो कारणले गर्दाखेरि आज हामी जस्ता अब हाम्रो त एकछिन घरमा बसेर आनन्द लिने बेलाको मान्छेले नेपाललाई के हुने हो त, अब त्रास के हुने हो भन्ने खालको सोचाइ परिरहेको कारणले गर्दाखेरि आज जुन यो मलाई यत्रो यो ठुलो मौका मिल्यो, यसका लागि यहाँहरूप्रति र भाइप्रति आभार व्यक्त गर्दै मेरो 2 शब्द यहीँ राख्छु। धन्यवाद।